अच्छा, ये ना हमने डेप्रिसिएशन की वो पढ़ी थी एंट्री, कि डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस होता है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि कॉन्ट्रा हेड ऑफ नॉन करंट एसेट होता है, ये होती है इसकी एंट्री। अब ये कुछ आखिरी बातें हैं, इसको समझ लो, फिर हम ना सवाल करते हैं आगे। अब देखो क्या होगा कि जो हमारे पास अगर एक्सपेंस होता है 5,000 का, और ये भी 5,000 से, अब मुझे बताना है एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है या बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट में जाता है ना, तो जाहिर है एक्सपेंस जो है प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, तो ये एक्सपेंस जो है वो इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। और जब एक्सपेंस जाता है इनकम स्टेटमेंट में तो प्रॉफिट को क्या कर देता है, कम। एक्सपेंस जो है ना डेबिट, और ज़ाहिर है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे प्रॉफिट को कम करता है, एसेट की वैल्यू जो कम हो रही होती है। और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन ये क्या है, काउंटर एसेट है ना, एसेट का उलट है, ये एसेट को कम करता है। अब एसेट कहाँ पर होता है, वो तो बैलेंस शीट में होता है। एसेट कहाँ होता है, बैलेंस शीट में होता है। तो ये वहाँ जाकर, मान लो 1,00,000 का लैपटॉप है, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन 5,000 की हमने लगाई है, तो वहाँ पर ये बैलेंस शीट में जाकर एसेट में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि उसका उलट है ना, ये उसको कैंसिल करने के लिए आया हुआ है। तो एसिड कितने का बच जाएगा, 95,000 का। इस तरह हमें पता चल जाएगा एसिड डेप्रिशिएट भी हो रहा है, और उस डेप्रिसिएशन की वजह से हमारा एक एसिड का एक्सपेंस भी हो रहा है। तो ये सिंपल सी बात थी। अब ना जो क्वेश्चंस हैं, अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जितने मैंने फार्मूलाज करवाए हैं ये वाले, ये बेसिकली आधे सवाल जो हैं वो इस तरह वाले हैं। आधे के अंदर उन्होंने हमसे सिर्फ ये पूछा हुआ है जो मैंने पहले बताया था, इससे कहाँ गया, हाँ ये एक्सपेंस, रेवेन्यू या कैपिटल। कैपिटल बताओ एसेट का हिस्सा बनता है, बिल्कुल बनता है, क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ाता है। रेवेन्यू बनता है नहीं, रेवेन्यू सादा एक एक्सपेंस होता है। तो आधे ना वो सवाल सिर्फ यही पूछेगा कि कौन कौन से एक्सपेंस जो है वो कैपिटल का हिस्सा बनते हैं, कौन कौन से एक्सपेंस कैपिटल का हिस्सा नहीं बनते। जाहिर है कैपिटल एक्सपेंस कैपिटल का हिस्सा बनते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंस कैपिटल का हिस्सा नहीं बनते। अब ना कुछ बातें हैं वो याद रख लो। एक होता है जनरल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, और एबनॉर्मल कॉस्ट। एबनॉर्मल की तो समझ आ रही होगी ना, ये हो सकता है कोई ऐसी हमने खर्चा कर दिया हो जो मुंसलिक ना हो उस एसेट से, या उसका कुछ रिपेयरिंग के लिए नुकसान हो गया। ये तीन कॉस्ट्स मैं कहता हूँ इसको फुल हैवी तरीके से रटो, कि जनरल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट और एबनॉर्मल कॉस्ट ये कैपिटलाइज नहीं होती। ये कैपिटलाइज नहीं होती मतलब एसेट का पार्ट नहीं बनती। मतलब ये तीनों कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेंस होती है, लेकिन एसेट का पार्ट नहीं बनती। जनरल कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट, एबनॉर्मल कॉस्ट। एक ये एक होता है एरर्स आ गया या फिर लॉस हो गया, जैसे आग लग जाती है और जी 100 शर्टें थी और 1,000 की एक शर्ट थी, तो क्या हो गया जी 1,00,000 का सामान पड़ा है, नहीं नहीं, हाँ 1,00,000 ही बनता है। आग लगी और 50 जो है वो शर्ट्स जल गई, तो बाकी कितना बच गया, 50,000 का। लेकिन आप कहो कि नहीं जी मैं तो 1,00,000 पूरा यही से निकालूंगा, तो ये गलत है। निकालना बेशक, लेकिन है गलत। हर सूरत निकालना लेकिन है गलत, किसी भी कीमत पे निकालना लेकिन है गलत। तो क्योंकि हम ना उसको एसेट का पार्ट नहीं बना सकते। हम ये नहीं कह सकते यार मेरे तो जल गया और मैं अब इसके पैसे निकालूंगा, निकालना ज़रूर, लेकिन इस तरह हम अकाउंटिंग में नहीं बोल सकते। अकाउंटिंग कहते हैं अगर आपसे कोई लॉस हुआ है, आपसे कोई एरर्स हुए हैं, कुछ गलती हुई है, आप उसको एसेट का पार्ट बनाकर एसेट की वैल्यू नहीं बढ़ा सकते।
वो आपका एक्सपेंस है, उसको खुद हैंडल करो लेकिन करना मत। तो ये चीज़ें भी कैपिटलाइज नहीं होती। कैपिटलाइज नहीं होती मतलब एसेट का हिस्सा नहीं बनती। क्लियर है बात को? क्यों नहीं बनती यार? देखो एरर्स, लॉस क्या होता है? लॉस एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस से जाता है इनकम स्टेटमेंट में। खैर ये नहीं एक बात है। तीसरी बात होती है टैक्स की। अब टैक्स दो तरह से होते हैं, रिफंडेबल, नॉन रिफंडेबल। कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो कि रिफंड हो जाते हैं जब भी हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, जैसे सिक्योरिटी टाइप होता है। अच्छा वैसे ना अभी तक मैंने कोई रिफंडेबल टैक्स नहीं देखा अपनी ज़िंदगी। तुम लोगों ने देखा हो तो चलो तुम्हें सही समझ आ जाएगा। जैसे सिक्योरिटी लेती है गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी की या इस तरह से, तो मतलब कुछ ऐसे टैक्स होते हैं जो रिफंड हो जाते हैं और कुछ होते हैं जो नहीं होते। जाहिर है मैंने इस तरह वाले तो बहुत देखे। वो कहता है एक एसिड को खरीदने के लिए अगर हमने टैक्स दिए हैं और एक ऐसा टैक्स दिया है जो हमें वापस नहीं मिलना, 1 लाख का एसिड खरीदने के लिए 5,000 का हमने ऐसा टैक्स दिया है जो वापस नहीं मिलना। खुद जवाब दो, इस 5,000 को एसिड का पार्ट बनाऊँ या नहीं? अगर मैं बेचने जाऊँ तो इसको 1 लाख का बेचूँ या 1,05,000 का? बिल्कुल, इसको 1,05,000 का ही बेचना चाहिए, क्योंकि ये जो पैसे मैंने इसको ख़रीदने के लिए गवर्नमेंट को दिए हैं वो मुझे वापस तो नहीं मिलने। मैं क्या लॉस में बेचूं? ख़रीदा मैंने 1,05,000 का है, दूँ 1 लाख का? कभी भी नहीं। थोड़ा रेवेन्यू एक्सपेंसेस और कैपिटल एक्सपेंस वाली बात याद आ रही है? दूसरे लफ्ज़ों में मैं कह दूँ कि जो रिफंड नॉन रिफंडेबल टैक्स होता है ना, ये कैपिटलाइज्ड होता है। ये एसिड का पार्ट बनता है। रिफंडेबल टैक्स मान लो हमें वापस मिल जाता है एसिड को बेचते वक्त या किसी भी तरह से, या जैसे इंश्योरेंस पॉलिसी होती है एक तरह से, वो भी तो वापस मिलती है ना। टैक्स तो नहीं है लेकिन रेवेन्यू तो है ना। अच्छा अब रिफंडेबल है, चाहे मैंने 1 लाख खरीदने पे 5,000 का रिफंडेबल टैक्स दिया होगा, लेकिन वो मुझे ना वापस मिल जाएगा, तो मैं उस चीज़ को 1 लाख का ही बेचूंगा, क्योंकि मुझे 5,000 तो वैसे मिल जाएगा और 1,05,000 तो वैसे ही हो जाएंगे। तो कस्टमर पे बोझ बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? बढ़ाना, लेकिन यहाँ पर अकाउंटिंग की बात हो रही है, क्या ज़रूरत है? तो 5,000 वाली चीज़ मुझे मिल जाएगी, मैं इसको एसेट का हिस्सा नहीं बनाता। तो दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्या देता हूँ, ये जगह नहीं है अब यहाँ, ये कैपिटलाइज नहीं होता। ये एसेट का पार्ट नहीं बनता। क्लियर है बात यहाँ तक? ये कुछ टैक्सेस होते हैं। एक आखिरी बात, सही में आखिरी बात है ये कसम से। जुकाम हुआ पड़ा यार। है। अच्छा देखो मैं ना अब एक आखिरी बात बताता हूँ। अगर हमने एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख की, अब गए है किसी भी होल सेल या जैसे होते हैं यार डीलर्स के पास, 1 लाख की मैंने मशीनरी खरीदी, तो ना अब उसको मैंने अपने बिजनेस में लेकर आना है, अपनी फैक्ट्री में लेकर आना है। तो क्या हो रहा है जी, मुझसे ना गाड़ी वाला कह रहा है कि 5,000 में ये मशीनरी मैं यहाँ तक पहुँचा दूँगा, 10 किलोमीटर दूर। वो मुझसे 5,000 मांग रहा है। तो चलो क्या हुआ कि मैंने उसको 5,000 दे दिया और उसने बिजनेस के पास ये सॉरी मशीनरी पहुँचा दी। अब जब यहाँ पर गया तो इस
मशीन को ना हमने इंस्टॉल करना था, दीवार पे चिपकाना था, या इसकी कुछ सेटिंग करनी थी क्योंकि ऐसे खाली नहीं चलती। इसको ना पूरे सिस्टम के अंदर एडजस्ट करवाना था। वर्कर बुलाए, इसने बोला मैं 1000 लूँगा, इसने बोला मैं 1000 लूँगा, फिर इसने बोला चाय खाने का कोई सीन होगा, इसने भी यही बोला। और फिर समझ नहीं आ रहा ना और क्या लिखूँ मैं। हाँ बहरहाल ना, इनकी मजदूरी से टाइम ज़्यादा हो गया, इसने भी ओवर टाइम दे दिया, इसने भी दे दिया। मतलब 1500 मैंने इसको भर दिए, 1500 इसको भर दिए। और इन्होंने जो मैं मशीन लेकर आया हुआ था, ये सस्ती मशीन, इसको बरल मेरी बिजनेस के सिस्टम में लगा दिया। अच्छा, मैं इसके लिए ग्लव्स इस्तेमाल कर रहा हूँ, इंस्टॉल कर दिया, क्योंकि इस सवाल में यही होगा। इंस्टॉल कर दिया, चलो मान लेते हैं एसी है उसको कर दिया, नहीं तो कोई मशीन है यार, कुछ भी है वो ना, वैसे वाटर प्लांट होता है, किसी भी प्लांट में एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, पता है, वो इन्होंने कर दी। अब जब इंस्टॉलेशन के बाद 1 लाख की चीज़, 5000 आया खर्चा, 3000, ये टोटल 3000 बनता है ना, ये खर्चा। अब जब एसिड हमारे पास इंस्टॉल हो चुका है, हर चीज़ हो चुकी है जो भी करनी पड़ी है एसिड के लिए, एट द एंड मैं इसको यूज़ करता हूँ। अब जब मैंने इसको पहली बार यूज़ कर लिया, अब बात ख़त्म, अब रुक जाओ। मैंने बस टच किया इसको पहली मरतबा यूज़ करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए, या एसिड को इस काबिल बनाने के लिए कि अब उसको इस्तेमाल किया जाए, दोनों बातें सेम है, कि अब इसके ऊपर मज़ीद कोई काम नहीं करना। तब तक जब तक एसिड मुकम्मल तौर पर इस काबिल नहीं बन जाता कि उसको यूज़ किया जाए, जितना भी खर्चा होगा वो भी एसिड का पार्ट होगा। मतलब अगर मैं, कोई बंदा मुझे, मैंने जो 5000 दे के बनवाई, ये मंगवाई मशीन, फिर इनको 3000 दिए, रात को ही मेरे पास एक बंदा आता है और वो कहता है मुझे ये मशीन बेच दो, बिजनेस मेरे पास आता है, मैं 1 लाख की दूंगा, क्या पागल हूँ? 1,08,000 से नीचे की तो कभी भी नहीं दूंगा, क्योंकि 5000 तो मैंने आने जाने का खर्चा भरा, 3000 मैंने लगाने का भरा, अब वो उतारे जो मर्जी करे, मैं इससे तो 1 रुपये नीचे नहीं दूंगा। अलबत्ता इससे ज़्यादा तो ज़ाहिर है दूंगा। अब ये हुआ क्या, मशीन तो 1 लाख की थी ना, यहाँ पर 1,08,000 की क्यों? क्योंकि मशीन की इंस्टॉलेशन तक, मशीन को काम में लाने तक जितना भी खर्चा हो, इसके अलावा कोई और भी खर्चा होता है। मान लेते हैं कि मजदूर मैं रख देता हूँ क्योंकि ऊपर वाली फ्लोर तक मशीनरी ले जानी थी। मैं कुछ इन्वायरमेंट ऐसा बना देता हूँ, क्योंकि मशीन को ठंडा इन्वायरमेंट चाहिए, एसी लगवाना पड़ जाता है मुझे, गर्म इन्वायरमेंट में काम ही नहीं करती। वो जी 10,000 का एसी है तो ये 1,18,000 बन जाएगा, क्योंकि उसको एक बारी यूज़ में लाने के लिए मुझे जितना भी खर्चा करना पड़ेगा वो सारा, अब एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो सारा कैपिटलाइज्ड होगा, वो सारा एसिड का पार्ट होगा। क्लियर है? होना चाहिए, कोशिश तो थी। एक मशीन को, एक एसिड को अपने असल हालत में यूज़ के लिए लाने के लिए जितना भी खर्चा होगा वो एसिड का पार्ट बन जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा। आधा तो चैप्टर ही इसी पर है कि कैपिटलाइज क्या चीज़ होगी क्या नहीं होगी, देखना आगे बड़ा मसला होगा और मज़ा भी आएगा। खैर यही तक है, अब अगली वीडियो में ना आप क्वेश्चन करेंगे।